नमस्कार। वीडियो नंबर 1 व्याख्या में हमने आलो आंधारी पाठ शुरू किया था और वहाँ तक किया था कि वह काम उसे मिल जाता है और दूसरा घर ढूंढने के लिए वह अपने दादा यानी अपने जो घर बिरादरी के लोग थे उनके पास जाना चाहती हैं। अब आइए उससे आगे हम चलते हैं। घर मिल भी गया और उसी दिन पुराना घर छोड़ मैं उसमें चली आई। इस घर का भाड़ा यानी किराया तो 500 रुपये ही था, लेकिन बाहर जाना होता था, अर्थात वहाँ जो वॉशरूम वगैरह के लिए उसे बाहर जाना पड़ता था। मैंने सोचा जब सब इसी तरह रह रहे हैं तो मैं क्यों नहीं रह सकूँगी। वहाँ भी लोग मेरे बारे में सब कुछ जानने की चेष्टा करते और मुझे लेकर तरह तरह की बातें करते। कोई मुझसे अच्छा व्यवहार करता तो कोई नहीं, कोई मुझे अच्छी सलाह देता तो कोई मुझे देख दबी जबान में कुछ कहने लगता। इन सब बातों से मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता था। मैं सवेरे उठकर बच्चों को खिला पिला कर रेडी करती और घर में ताला लगाकर उनके साथ निकल पड़ती। मैं एक ही कोठी में काम करते कैसे अपना काम चलाऊंगी और कैसे घर का किराया दूंगी, इस बात को लेकर लोग आपस में बहुत बात करते। मैं स्वयं भी चिंतित थी कि मुझे और 2-1 कोठियों में काम मिला तो इतने पैसों में गुजारा कैसे होगा। मैं रोज़ साहब से पूछती कि किसी ने उन्हें काम के बारे में कुछ बताया गया क्या। वह मेरा प्रश्न और कोई बात कर टाल देते, लेकिन उन्हें देखकर मुझे लगता जैसे वह मुझे नहीं चाहते कि मैं कहीं और भी काम करूं। शायद वह सोचते रहे हों कि मुझे वह सब होगा नहीं, और होगा भी तो अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई ठीक से नहीं चल पाएगी। शायद इसीलिए उन्होंने एक दिन हठात मुझे पूछा, बेबी महीने में तुम्हारा कितना खर्चा हो जाता है। शर्म से मैं कुछ नहीं बोली और उन्होंने भी दोबारा नहीं पूछा। कहने का अर्थ ये है कि उसे जब वहाँ पर लोग आपस में बातें करते उसके बारे में तरह तरह की, तो उसने वहाँ का घर छोड़कर दूसरी जगह घर ले लिया था। यद्यपि उसका किराया कम था, लेकिन वहाँ पर कोई वॉशरूम इत्यादि नहीं था, तो उसे इसके लिए बाहर खुले में शौच इत्यादि करने के लिए जाना पड़ता था। वो कहती कि जब और भी लोग जाते हैं तो मुझे जाने में क्या शर्म है। लेकिन यहाँ पर भी उसकी कह सकते हैं कि परेशानी ने पीछा नहीं छोड़ा और आसपास के लोग ही चेष्टा करते, जानने की इच्छा रखते कि वह अकेली कैसे रहती है, क्यों रहती है, उसका पति कहाँ गया, क्यों छोड़ के, इत्यादि तरह तरह के सवाल पूछते रहते, लेकिन वह इसका जवाब नहीं देती थी। वह अपने काम से काम मतलब रखती थी। सवेरे जल्दी उठकर अपने बच्चों को वह तैयार कर कर ले जाती थी और ताला लगाकर चली जाती थी, और शाम को अपने बच्चों को लेकर आती थी। जब वहाँ के आसपास के लोगों को ये पता चला कि एक ही कोठी में काम करती है, तो यही सोचते कि 20 का एक ही कोठी में काम करने से कैसे काम चल जाता होगा। और स्वयं लेखिका को भी इस बात का थोड़ा सा महसूस होता कि मैं एक ही घर में काम करती रही तो मेरा किराया कैसा पूरा करूँगी, मैं कैसे बच्चों को पढ़ाऊँगी। इसीलिए उसने 1-2 बार साहब यानी कि जिसे घर काम करती थी उसको कहा, तो उसने कोई जवाब नहीं देता था, बल्कि और 2-4 प्रश्न उनसे कर बैठता था। और एक दिन हठात यानी कि ज़बरदस्ती उससे पूछते हैं कि तुम्हारा महीने का खर्च कितना हो जाता है, तो शर्म के मारे वह उससे कुछ नहीं कहती और फिर उन्होंने दोबारा इसके बारे में नहीं पूछा था। अब आगे मुझे सवेरे सवेरे जल्दी बिना कुछ खाए पिए काम पर जाना पड़ता था। खाना वाना बनाकर वह घर जाती और वहीं सब काम वहाँ जाकर करती। साहब कहते तो कुछ नहीं, लेकिन कभी कभी ऐसा कुछ कर बैठते जिससे मैं जान जाती कि उनके मन में मेरे प्रति माया है। माया अर्थात दया या प्रेम है, क्योंकि उसे अपने बेटे तुल्य मानते थे। सवेरे उसने वहाँ जहाँ जाने पर कभी देखती कि वह बर्तन पोंछ रहे हैं, तो कभी उन्हें झाड़ू लेकर जाले ढूंढते देखती। मैं पूछती कि उन्हें यह सब करने की क्या दरकार है। दरकार अर्थात क्यों ज़रूरत मानते हो, क्यों ऐसा करते हैं वो। तो वह इधर उधर का बहाना बनाकर बात को टाल देते। उनके यहाँ काम करने
में मुझे बहुत सुख मिलता है। यहाँ कोई भी मेरे काम को लेकर कुछ नहीं कहता, कोई कोई यह तक नहीं देखता कि मैं कुछ कर भी रही हूँ या नहीं। मुझे सवेरे देखते ही साहब का चेहरा खिल उठता, लेकिन मैं बोलते कुछ भी नहीं। मैं जिस तरह से कुछ मुझे देखते, उससे मुझे लगता कि जैसे सोच रहे होंगे कि इस बेचारी को किस अपराध के पीछे अपना घर परिवार छोड़ बच्चों के साथ यहाँ अकेला रहने को बाध्य होना पड़ा। उन्हें तब तक जितना भी मैं जान सकी थी, उससे मुझे लगता कि कहीं मुझे दुख न पहुँचे, इस डर से वे मुझसे इस तरह का कोई बात नहीं करते थे। वह मुझे कुछ कहना शुरू करते, फिर अचानक चुप हो जाते थे। कहने का अर्थ यही है कि लेखिका को धीरे धीरे ऐसा महसूस होने लगा था कि वे तो उनके प्रति थोड़ा सा अपनापन रखते हैं, दया के भाव रखते हैं, और वो लेखिका से बहुत बातें करना चाहते थे। लेकिन जब लेखिका कुछ नहीं कहती तो सोचते कहीं इसे दुख ना पहुँचे, इसीलिए वे उससे ज़्यादा बात भी नहीं करते थे। कुछ दिनों बाद एक दिन हठात उन्होंने पूछा, अच्छा बेबी, यह तो बताओ कि यहाँ से जाकर तुम क्या करती हो? मैंने कहा, मैं जाते ही इस खाना बनाने में लग जाती हूँ और साथ ही साथ बच्चों को नहलाती धुलाती हूँ। फिर उन्हें खिला पिलाकर सुला देती हूँ। तीसरे पहर उनके साथ थोड़ा घूमती घामती हूँ और शाम को संध्या पूजा कर उन्हें पढ़ने बिठा देती हूँ। रात में फिर उन्हें खिलाना पिलाना और सुलाना और सवेरे जल्दी यहाँ के लिए निकल पड़ना। बस यही है मेरे सारे दिन का काम। वह बोले, अच्छा फिर जो तुम और कहाँ काम ढूंढ रही हो तो उसके लिए तुम्हें समय कहाँ से मिलेगा? मैं बोली, इसी में से निकालना होगा, और नहीं तो क्या, बिना किए और कोई चारा भी तो नहीं है। इस पर उन्होंने कहा, देखो, यदि मैं तुम्हारे कुछ मदद कर दूं तब भी तुम कहीं और काम नहीं करोगी न। उनकी बात सुन मैं सोचने लगी कि वह मेरा कितना ख्याल रखते हैं, कितना मुझे चाहते हैं। उन्होंने फिर पूछा, क्या हुआ? तुमसे कुछ बताया नहीं? क्या सोच रही हो? मैं बस कुछ और भी नहीं कहकर चुप हो गई। उन्होंने कहा, देखो बेबी, तुम समझो कि मैं तुम्हारा बाप, भाई, माँ, बंधु सब कुछ हूँ। यह कहीं मत सोचना कि यहाँ तुम्हारा कोई नहीं है। तुम अपनी सारी बातें मुझसे साफ साफ बता सकती हो, मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा। थोड़ा रुककर उन्होंने फिर कहा, देखो मेरे बच्चे मुझे तातुश कहते हैं, तुम भी मुझे वही कहकर बुला सकती हो। उस दिन से मैं उन्हें तातुश कहने लगी। मैं तातुश कहकर उन्हें बुलाती तो वह बहुत खुश होते और कहते कि तुम मेरी लड़की जैसी हो, इस घर की लड़की हो, अभी कभी यह मत सोचना कि तुम पराई हो। वहाँ कोई भी मेरे साथ पराई जैसे व्यवहार नहीं करता। तातुश के 3 लड़के थे। उस समय तक मैंने एक को ही देखा था और वह उसका सबसे छोटा लड़का था। उसके मुंह में जैसे ज़बान ही नहीं थी। मैं किचन में ही काम कर रही होती तब भी चाय बनाने के लिए मुझे न कहकर स्वयं अपनी चाय बना लेता। उसकी आदत थी कम बोलने की। मुझसे तो क्या, वह किसी से ज़्यादा बात नहीं करता था। तातुश ने एक दिन बताया कि उसका बड़ा लड़का आ रहा है। उन्होंने कहा, मेरा बड़ा लड़का माने तुम्हारा बड़ा भाई। तातुश की इस तरह की बातें सुन मुझे बहुत अच्छा लगता। मैं सोचती कि सचमुच ही वह मुझे बहुत चाहती हैं। कहने का अर्थ ये है कि वह जो साहब थे जिसके यहाँ काम करती थी, वो लेखिका के प्रति अपनापन का व्यवहार करते थे और एक दिन उससे लेखिका के पूरे दिन का जो कार्यक्रम था उसके बारे में पूछते हैं, तो लेखिका उसको अपना सारा कार्यक्रम बता देती है कि कैसे उठती है, कैसे काम करती, कैसे वह जल्दी तैयार होकर आती इत्यादि सारा बता देती है। तो फिर उसने कहा कि तुम फिर दूसरा काम क्यों ढूंढ रही हो? जब तुम्हारे पास टाइम ही नहीं है तो तुम कैसे करोगे? कि अगर तुम्हें कुछ ज़रूरत है तो मैं तुम्हारे पैसे और बढ़ा दूंगा इत्यादि उस तरह से बात करते। और फिर कहते कि मैं तुम्हारा पिता, भाई, बहन सब हूँ और मेरे बच्चे मुझे तातुश यानी पिता कहते हैं, तो तुम मेरी बेटी के समान हो और तुम मुझे साहब ना कहकर मुझे तातुश ही कह सकती हो। और जब लेखिका कहती मैं उन्हें तातुश कहती तो बहुत खुश होते। उनके 3 लड़के थे और एक लड़का जो सबसे छोटा था वो वहीं पर रहता था और वह कम बोलता था। लेखिका को कुछ काम भी नहीं बताता था, स्वयं चाय इत्यादि बना लेता था। एक दिन लेखिका को तातुश बताते हैं कि मेरा बड़ा लड़का आने वाला, बड़ा लड़का यानी कि तुम्हारा बड़ा भाई। तो लेखिका ये सुनकर काफ़ी खुश हो जाती हैं। अब आगे। एक दिन बाद मैं सवेरे काम कर रही थी तो तातुश ने बुलाकर कहा, बेबी, तुमने क्या घर बदल लिया है? मैंने कहा,
तो वह बोले, तुमने घर बदला और मुझे बताया तक नहीं। मुझे चुप देखकर उन्होंने कहा कि यह तुमने ठीक नहीं किया बेबी। मैंने सोचा सचमुच ही मुझसे भूल हुई, एक बार बताना तो चाहिए ही था। मेरे न बताने से उन्हें दुख हुआ, यह तो मालूम पड़ गया, लेकिन यह समझ नहीं आया कि उन्हें पता कैसे चला। स्वयं उन्होंने यह कहकर बात साफ कर दी कि सुनील ने उन्हें बताया था। मैं अभी सोच ही रही थी कि सुनील को कहाँ से पता चला होगा कि तातुश ने फिर कहा, सुनील तुमसे मिलने तुम्हारे पुराने घर गया था। वहाँ तुमने न देख उन्हें अपने आसपास के लोगों से पूछा तो पता चला कि तुम कहीं और चली गई हो। तातुश ने आगे बताया कि सवेरे वह दूध लेने गए थे तो वहाँ सुनील मिला। उन्हें देखकर सुनील ने पूछा, बेबी क्या अब आप यहाँ काम नहीं करती? तातुश के पूछने पर भी वह ऐसा क्यों सोच रहा है। सुनील ने कहा था कि बेबी अब वहाँ नहीं रहती जहाँ पहले रहती थी, इसीलिए मैंने सोचा कि वह शायद अब आपके पास नहीं है। तातुश मुझसे बोले, सुनील नहीं बताता तो मुझे कुछ पता ही नहीं चलता। मुझे सुनकर बहुत बुरा लगा। मैंने सोचा सचमुच मुझसे अन्याय हुआ। वह थोड़ी देर मेरे चेहरे की ओर देखते रहे, फिर पूछा, अभी जब मैंने तुम्हें बुलाया तो तुम क्या कर रही थी? मैं बोली, ऊपर डस्टिंग कर रही थी। वह बोले, तो जाओ अपना काम करो। मैं डस्टिंग करने ऊपर चली गई। वहाँ कमरे में 3 अलमारियाँ किताबों से भरी थी। उन्हें देखकर हमेशा मेरे मन में यह बात उठती थी कि उन्हें कौन पढ़ता होगा। उनमें बांग्ला की भी काफ़ी पुस्तकें थी। कभी कभी मैं 1-2 किताबें खोलकर भी देखती। एक दिन मैं उसी कमरे में डस्टिंग कर रही थी कि तातुश वहाँ पहुँच गए। उन्होंने कहा कि मैं बांग्ला की कोई किताब लटपट रही हूँ। उस दिन उन्होंने मुझसे कुछ नहीं कहा। अगले दिन जब मैं सवेरे काम पर आई तो चाय बनाकर उन्हें देने लगी तो उन्होंने पूछा, तुम कुछ पढ़ना लिखना जानती हो? सुनकर मैं मन महसूस कर रह गई और एक ऊपरी हंसी हंस कर जाने लगी। तो उन्होंने फिर पूछा, क्या बिल्कुल ही नहीं जानती? मैं बोली, झूठ क्यों कहूँ कि एकदम नहीं जानती, लेकिन वह जानना नहीं के बराबर ही है। तब उन्होंने पूछा, फिर भी कहाँ तक पढ़ी हो? मैं बोली, 6ठी 7वीं तक। उनकी पढ़ाई किस काम की? मुझे लगा मेरी बात सुन तातुश कुछ सोचने लगे। उस दिन उन्होंने फिर कुछ नहीं कहा। कहने का अर्थ यही है कि पहले तो उन्होंने लेखिका के बारे में पूछा कि भी तुमने घर बदल लिया और तुमने मुझे बताया तक नहीं। तो उन्होंने कहा कि पता चला। कि आपको कैसे पता चला? तो सुनील वही लड़का जिसने तातुश के यहाँ बेबी को नौकरी लगवाई थी, कि तुम्हारे घर गया था तुम्हें मिलने, लेकिन तुम नहीं मिली तो आसपास के लोगों से पता चला कि तुम घर छोड़ वहाँ से जाकर दूसरी जगह पर रहने लगी हो। और फिर उसको जब लेखिका उसके कमरे की सफाई कर रही थी तो जो अलमारियाँ थी उसमें किताबें भरी हुई थी, जिन्हें देखकर वह सोचती है कि इतनी सारी किताबें कौन पढ़ता होगा। फिर कहती कि एक दिन मैंने देखा कि मैं किताबें साफ़ कर रही थी, अलमारी साफ़ करी थी किताबों वाली, तभी तातुश आए। तो कहते कि तुम कुछ पढ़ना लिखना जानती हो? तो कहती मैंने हंस दिया कि भाई टाल मटोल करना चाहा मैंने। फिर अगले दिन फिर उन्होंने पूछा तो मैंने कहा झूठ क्यों बोलूँ, मैं 7वीं तक पढ़ी हूँ। और फिर उन्होंने जब ये कहा कि मैं 7वीं तक पढ़ी हूँ तो उन्होंने उसके बाद कुछ नहीं कहा। अब आगे। अगले दिन मैं आई तो मुझे देख हंसने लगे, वैसे भी उनके चेहरे पर सब समय हंसी रहती थी। देखकर लगता कि उनके मन में गुस्सा है ही नहीं। बोलते भी बहुत ही आहिस्ता यानी धीरे धीरे बोलते थे। उन्हें देख मुझे भी श्री राम कृष्ण याद आ जाते थे। मैं उनसे बातें करने लगती तो फिर वहाँ से उठने की मेरी इच्छा नहीं होती। और एक बार बातें शुरू हुई नहीं कि वह इधर उधर की न जाने कितनी बातें मुझे बताने लगते। मैं तातुश के पास खड़ी खड़ी यही बात सोच रही थी कि हठात वह बोले, अच्छा बेबी तुम्हें किसी लेखक का नाम याद है? मैंने उनकी ओर देखते हुए झट से कहा, हाँ कई तो हैं, जैसे रविंद्रनाथ ठाकुर, काजी नजरुल इस्लाम, शरत चंद्र, सत्येंद्र नाथ दत्त, सुकुमार राय। जितने भी लेखक हैं ये सभी लेखक जो हैं बांग्ला साहित्य के काफ़ी जाने माने लेखक रहे हैं। उन सभी बांग्ला साहित्यकारों का नाम वह लेखिका जो है तातुश को बता देती है।
मैंने इन लोगों के नाम लिए तो पता ही नहीं क्यों तातुश मेरे सिर पर हाथ रख मुझे आश्चर्य से ऐसे देखने लगे जैसे उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा हो कि कुछ क्षण बाद वह बोले, तुम्हें लिखने पढ़ने का शौक़ है। मैंने कहा, शौक़ होने से क्या, लिखना पढ़ना तो अब होने से रहा। उन्होंने कहा, होगा क्यों नहीं, मुझको देखो, अभी तक पढ़ता हूँ। तुम्हें क्या पता मैंने कितनी किताबें क्यों छोड़ी हैं। मैं पढ़ सकता हूँ तो तुम क्यों नहीं पढ़ सकती। उन्होंने कहा, तुम जरा मेरे साथ ऊपर चलो। मुझे ऊपर ले जाकर उन्होंने अलमारी से किताब निकाली और कहा, बताओ तो इसमें क्या लिखा है। मैंने सोचा कि पढ़ तो ठीक लूँगी, फिर सोचा कहीं गलती तो नहीं हो जाएगी तो क्या। मैंने फिर सोचा कह दूँगी मुझे पढ़ना लिखना एकदम नहीं आता। तातुश मेरे मुँह की ओर देख ही रहे थे। उन्होंने कहा, पढ़ो न, कुछ तो पढ़ो। मैंने तब बोल ही दिया, आमार में बेला तस्लीमा नासरीन। तातुश बोले, तुम यही सोच रही थी ना कि कहीं गलती तो नहीं हो जाएगी पढ़ने में। मैं हंसने लगी। वह बोले कि तुम ले जाओ पर और घर जाकर इसे पढ़ना जरूर। तो तातुश लेखिका को एक पुस्तक पढ़ने के लिए देते हैं जो तस्लीमा नसरीन की है। तस्लीमा नसरीन बांग्ला साहित्यकार हैं और वो काफ़ी अच्छी किताबें भी लिखती हैं। अब आगे, मैं किताब लेकर घर चली आई और रोज़ उसमें से 1-2 पेज पढ़ लेती थी। मैं किताब लेकर पढ़ने बैठती तो आसपास के लोग देखकर आपस में न जाने क्या क्या बातें करते। मैं उनकी बातों को अनसुना कर देती, अर्थात मैं उनकी बातों पर कोई ध्यान नहीं देती थी। किताब पढ़ने में पहले मुझे थोड़ी दिक्कत होती थी, लेकिन धीरे धीरे वह दूर होने लगी। किताब पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता। कुछ दिनों बाद तातुश ने एक दिन पूछा, तुम जो किताब लेकर गई थी क्या तुम पढ़ रही हो। मैंने कहा, हाँ मैं पढ़ रही हूँ। मैं तुम्हें एक चीज़ और दे रहा हूँ, तुम उसका इस्तेमाल करना, समझना कि वह मेरा ही काम है। मैंने पूछा, कौन सी चीज़। तातुश ने अपने लिखने की टेबल्स के ड्रॉर में से एक पेन और कॉपी निकाली और बोले, इस कॉपी में तुम लिखना। लिखने को तुम अपनी जीवन कहानी भी लिख सकती हो। होश संभालने के बाद से अब तक की जितनी भी बातें तुम्हें याद आए सब इन कॉपी में थोड़ा थोड़ा लिखना। पेन और कॉपी में लिए मैं सोचने लगी कि इसका तो कोई ठिकाना नहीं कि जो लिखूंगी वह कितना गलत या सही होगा। तातुश ने पूछा, क्यों, क्या हुआ, क्या सोचने लगी। मैं चौंक पड़ी, फिर बोली, सोच रही थी कि लिख सकूंगी या नहीं। वे बोले, जरूर लिख सकोगी, लिख नहीं सकोगी जैसे बने वैसे लिखना। पेन और कॉपी ले मैं घर आ गई और उसी दिन से रोज़ 1-2 पेज लिखने लगी थी। लिखती भी थी और साथ ही साथ मैं किताब भी पढ़ती थी। सवेरे काम पर आती तो तातुश पूछते कि कुछ लिखा था या नहीं, और यदि मैं हाँ कहती तो बहुत खुश होते और कहते, तुम यदि रोज़ लिखोगी तो मैं तुम्हें और भी प्यार करूँगा। किसी किसी दिन लिखते पढ़ते इतनी रात हो जाती कि तब तक आसपास के लोग एक नींद भी सो चुके होते। नींद टूटने पर वे देखते कि मैं जगी हुई हूँ तो सवेरे कोई न कोई पूछ बैठता, बताओ तो तुम इतना क्या लिखती पढ़ती रहती हो। मैं कहती हूँ कुछ भी नहीं। मुझे उन लोगों की बातें अच्छी नहीं लगती थी और फिर वहाँ कुछ अन्य असुविधाएं भी थीं जिनके कारण मैं अपना वह भाड़े अर्थात किराए का घर छोड़ना चाहती थी। यह समय मैं यही सोचा करती थी कि उससे अच्छी जगह कहाँ मिल सकती है। वहाँ पानी की असुविधा थी, वहाँ बाथरूम की असुविधा थी। चारों घरों के बीच एक ही बाथरूम था जिसमें सभी लाइन लगाकर खड़े रहते थे। कोई अगर वहाँ पर घुस भी जाता था तो घुसने के बाद बाहर खड़ा रहता था और वो फ्रेश होने यानी कि शौच के लिए बाहर जाना पड़ता था, लेकिन वहाँ भी चैन नहीं होता था क्योंकि जब फ्रेश होने के लिए बाहर जाते थे, खुले में शौच करने के लिए जाते थे तो सुअर पीछे पड़ जाते थे और लड़के लड़कियाँ बड़े बूढ़े सभी हाथ में पानी की बोतल लेकर शौच के लिए बाहर जाते। अब वे वहाँ बोतल संभाले या सुअरों को भगाए। मुझे तो यह देख सुनकर बहुत खराब लगता। लड़कियों के हाथ में बोतल लिए जाते मैंने पहले कभी नहीं देखा था। तातुश ने मुझसे पहले ही पूछा था, तुम जहाँ रहती हो वहाँ कोई बाथरूम है या नहीं।
ऊपर एक बाथरूम है, तुम चाहो तो उसे अपना नहा धोकर अपना काम निपटा सकती हो। उस दिन से मैं वहाँ पर सब करने के बाद घर जाती। किसी किसी दिन घर तक पहुँचने में देर हो जाती तो मकान मालकिन जो है मुझसे पूछने लग जाती, कितनी देर क्यों लगा दी, कहाँ थी। कभी कभी वह जानना चाहती थी मैं कहाँ गई थी, क्यों गई थी, और तरह तरह की बातें सुनाने लग जाती थी। वो इस तरह से बातें करती जैसे वह उसकी सास हो या वह उसकी नौकरानी हो, और लेखिका को ये सब सुनना भी पड़ता था। इसीलिए लेखिका उस भाड़े के घर को यानी कि उस किराए के मकान को छोड़कर कहीं ऐसी जगह पर रहना चाहती थी कि जहाँ पर उसे कोई पूछने वाला ना हो, कोई टोकने वाला ना हो, सिर्फ अपने काम से काम मतलब रखना चाहती थी। और लेखिका जो है समय समय पर जो लिखने पढ़ने बैठ जाती थी तो ये बात भी उनको अच्छी नहीं लगती थी। लेखिका की एक सहेली थी सविता, उससे मिलने के लिए लेखिका ज़रूर जाती थी, और वहाँ से लौटने में कभी देर हो जाती थी तो जैसे कोई न कोई बहुत बड़ा उसने अपराध कर दिया हो। और अगर वह बाज़ार या मार्केट में कहीं जाती तो बूढ़ी जो मालकिन थी उसको ज़रूर टोकती थी कि रोज़ रोज़ तू कहाँ घूमती फिरती रहती है, तेरा स्वामी है या नहीं, क्यों नहीं है, तू तो अकेली ही है, तुम्हें इतनी देर घूमना अच्छा नहीं है। मैं सोचती मेरा स्वामी मेरे साथ नहीं है तो मैं भी घूम फिर नहीं सकती क्या। और फिर उनके साथ में रहना भी तो न रहने जैसा है, उसके साथ रहकर भी कहाँ मुझे शांति मिलती थी। उसके होते हुए भी पाड़े पाड़े यानी कि जो मोहल्ले के जो लोग थे तरह तरह की बातें उसको कहते रहते थे। उसका पति उस तब भी उन लोगों को कुछ नहीं कहता था, और ऐसी ऐसी फब्तियाँ उस पर कसते थे कि उसका पति उस अपनी पत्नी का फेवर बिल्कुल नहीं लेता था। तो आज इस वीडियो में हम इतना ही करते हैं, शेष जो है हम अगली वीडियो में करें।